अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। बुध की रात कराची के इलाके आयशा मंजिल में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगर मैं इसको सानहा को तो ये साने से कम नहीं होगा, क्योंकि इस साने में लोगों की जमा पूंजी चली गई। एक आग भड़की दुकान से और उस आग ने पूरी इमारत को, जो कि एक रिहायशी इमारत थी, उसको अपने लपेट में ले लिया। 5 मंजिला ये इमारत थी और जिस तरीके से वहाँ पर तीसरे दर्जे की आग लगी और ये आग ने जिस तरीके से इन अपार्टमेंट्स को अपनी लपेट में लिया, और ना सिर्फ अपार्टमेंट्स बल्कि जो नीचे दुकानें मौजूद थीं, जो सामने बाइक्स मौजूद थी, जो लोगों की गाड़ियाँ मौजूद थीं, हाल ये था कि हर चीज़ जलकर खाकस्तर हो गई। हुआ एग्जैक्टली उस दिन क्या था, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उस रात समा की रिपोर्टिंग टीम ने मुतासरीन से जो बात की थी उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। मेरी दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे, मुझसे बोला नहीं जा रहा। किसी का सामान, उसके सामने आग का धुआं जब उड़ता है, उसका सामान जला हुआ होता है, उससे पूछो उसकी क्या हालत होती है। और सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम कराची में रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वोट की गिनती नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1100 अरब का वादा नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। मिला वेला किसी को कुछ नहीं है। मेरा 3rd फ्लोर पे घर है, मैं तो जॉब पे था जब मेरी वाइफ का मेरे पास फोन आया कि घर पे मेरी बेटी अकेली है, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतना हो गया था, मैंने मुक्का चौक पे बाइक खड़ी करके मैं पैदल भागता हुआ यहाँ तक आया हूँ। अगर वो लोग टाइम पर ही आते तो इतनी आग ही नहीं फैलती। सब आ गए, उनके पास पानी नहीं था, तो आगे क्या बोलें, गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या कंडीशन, पूरा फ्लैट तो जल चुका है। अब पूरी फैमिली बेयार मुदगार बाहर बैठी हुई है। इस तरह बहुत जितनी भी फैमिली जिनका जल है सब बाहर ही बैठी हुई हैं, आपके सामने ही हैं सब। हुकूमत को चाहिए हमारा साथ दे। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह इस खौफनाक आतिशज़दगी की तबाहकारी से मुतासर हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो वादे उनसे किए गए हैं उस पर उनको कितना यकीन है। मेरे साथ मौजूद है जी ज़रीना खानूम साहिबा। ज़रीना खानूम साहिबा की अपनी दुकान थी इस अर्शी टावर में। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम साहब जो कि रेजिडेंट हैं 4th फ्लोर के, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद इसहाक खान साहब जो कि 3rd फ्लोर के रेजिडेंट हैं और इनका बहुत नुकसान हुआ। सबसे पहले तो मैं आप तीनों को खुशामदीद भी कहना चाहूँगी और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आग लगी तो इसहाक साहब आप किधर थे उस वक्त, आपको कैसे पता चला इस आग का? देखिए, मैं उसी वक्त जो है ना ऑफिस से पहुंचा था घर ना। मैंने गाड़ी पार्क की और ऊपर में पहुंचा। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ ऊपर तो कोई शोर की आवाज़ आई थी। मैं शायद कोई ट्रैफिक जाम हो गया या कुछ हो गया होगा। इन द मीन टाइम मैंने चेंज किया तो वो शोर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा बेटा, छोटा बेटा नीचे गया था पेन लेने के लिए कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के स्कूल के ना। तो जैसे ही मैंने गैलरी में देखा तो आग नीचे से बहुत तेज़ी से आ रही थी। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वाइफ को फ़ौरन बोला आप निकलो यहाँ से फ़ौरन ना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये था कि मेरा बच्चा छोटा कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर भागे और मैं नीचे जाऊँ, कोई मिसिंग ना हो जाए। तो हमने फ़ौरन उसको ब्लॉक किया फ्लैट को और हम कोई चीज़ भी नहीं उठा सके और हम भागे। मैंने फ़ौरन सामने वाले इधर उधर फ्लैटों में भी बैल बजाई कि निकलो भागो यहाँ से। वल्ला करना ऐसा हुआ कि जब हम भाग रहे थे नीचे तो मेरा बच्चा ऊपर भाग रहा था। वही वजह बच्चों को नहीं समझ में आता। तो बहरहाल वो 2nd फ्लोर पर मिल गया। तो हमने उसको साथ लिया और तमाम फैमिलीज़ को हमने सबसे पहले ये किया कि निकालें किसी तरह, क्योंकि और फ्लैट की तरफ ज़्यादा आई नहीं थी। मतलब हमारे फ्लैट में तो लग गई थी लेकिन इधर नहीं आई थी। तो और उसमें मैक्सिमम लोग आए नहीं थे ऑफिस से बेचारे, तो 2-4 ही मर्द थे जो थे ना। कितने क्या टाइम था जिस वक्त आग लगी थी? ये तकरीबन 5:35-40 का टाइम था। ये टाइम था। तो समझिए मैं पहुंचा हूँ और ये वाक़या हुआ है। तो जो मैक्सिमम हमने तो ये कोशिश की, लोगों को भी गाड़ियाँ निकलवाई नीचे पार्किंग से, किसी तरीके से सबको मेन रोड से दूर किया। फायर ब्रिगेड को इतला की उन्होंने, लेकिन वो फायर ब्रिगेड जो आया ना वो तकरीबन, ज़ाहिर है मैं उनको कसूरवार नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा तो लग ही गया उनको आने में। आधा घंटा? हाँ। हालांकि हमारे से शायद 3 से 4 किलोमीटर का फासला इससे ज़्यादा नहीं है वहाँ से ना, लेकिन वो आया और वो एक ही टैंकर आया और एक टैंकर ने जब बुझा चुके वो हार्डली 10 से 15 मिनट में उसका ख़त्म हो गया। फिर जो आए वो उसमें टाइम लगा जब तक आग ने अपना काम दिखा दिया था। बाकी तो बाद में बहुत टैंकर भी आ गए, स्नाकर भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, सब कुछ उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उस वक्त तक काम हो चुका था। लेकिन आप लोगों जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे कि अगर बर वक्त इमदादी कार्रवाई हो जाती, बर वक्त पहुंच जाते, शायद नुकसान थोड़ा कम होता। मे भी, जाहिर है अगर कोई चीज़ भी बर वक्त आ जाती है तो जाहिर है उसके नुकसान का ज़्यादा कम होता है। लेकिन चूंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे नीचे जो मल्टीफोन्स वगैरह की दुकानें थे उन्हीं के गोदाम भी हैं ज़्यादातर, उसमें आग ने बहुत तेज़ी दिखाई। उसमें ना वो डबल हो गई थी और वो एंगल जो था ना, वो जो रोड फेसिंग के फ्लैट्स हैं ना, उनमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मुझे बताएं साहब, क्योंकि आपका तो अपार्टमेंट बुरी तरह से मुतासर हुआ है,
ये 2 रातें आपने कहाँ गुजारी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि मेरी खाला भी है, मैं ससुराल भी है, तो बच्चों को और मैंने वाइफ को उधर छोड़ा रात को। लेकिन वहाँ मैक्सिमम फैमिलियाँ तो बेचारों ने वहाँ गुजारी है रात, सही ना। हमने पूरी रात एफर्ट की सब लोगों के साथ मिलकर के किसी तरह। सामने कैंप लगा था, लोगों ने वहाँ पे रात वहाँ भी गुजारी रात। कुछ कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे वहाँ पे? तकरीबन एक कैंप में एवरेज जो मैंने रात वहीं कैंप में ही गुजारी थी, क्योंकि बच्चों को तो मैं और बीवी को मैंने ससुराल भेज दिया था। तो तकरीबन 10 से 15 लोग एक कैंप में थे। उस तरफ भी थे 3 से 4 कैंप मुख्तलिफ इमदादी टीमों की तरफ से लगे हुए थे। तो उसमें तकरीबन 8-10 के करीब थे। तो इसमें तो आप लोगों को ये भी खौफ होगा, क्योंकि जो मर्द हज़ार जैसे उन कैंपों में रहने में मजबूर भी थे, कि आप लोगों का बहुत कीमती सामान भी अपार्टमेंट में है, ज़ेवरात भी हैं, बहुत सारे पेपर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यही था कि लोग जो है ना वो फ्लैट, मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन बहुत से लोग बेचारे औरतें फ्लैट खोल के भागे। 70% लोगों ने बेसिकली फ्लैट लॉक जल्दी में निकले हैं, लॉक भी नहीं किया, दरवाज़ा खुला है, मतलब कुंडी तक नहीं लगाई, जैसी जिस हालत में है उस हालत में वो लेके निकल गए। इसाक भाई ने और मैंने तो चले थोड़ा सा प्लान करके लॉक करके निकले। तो जिन लोगों के लॉक नहीं थे वो बड़े एंशियस थे इस बात के लिए कि वो जाके देखें तो सही कि कोई माल चोरी तो नहीं हो गया, कोई चीज़ें तो गायब नहीं होगी। और अभी मैं रिसेंटली अभी आप लोगों के ऑफिस आने से पहले जब बिल्डिंग में ऊपर जा रहा था, तो 2nd फ्लोर पे कुछ ख़वातीन ये भी कह रही थी कि जो उस हड़बोंग के अंदर जो लोग ऊपर नीचे हो रहे थे, उसमें भी कुछ लोगों के घर से मोबाइल चोरी हुए। मतलब एक ऐसी आफत है जो कि वहाँ पर है, और आई हुई है कि आग है, सामने लोगों को मौत भी नज़र आ रही है, उसके बावजूद हमने देखा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, आप अपने अपार्टमेंट की सिचुएशन बताइएगा कि आपके अपार्टमेंट की सिचुएशन क्या है? मेरी सिचुएशन ये है कि मैं असल में क्लिफ्टन की साइट पे मौजूद था जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आग लगी है। मेरा इम्प्रेशन यही था कि शायद छोटी मोटी आग होगी, बट जैसे फ़ोन आने शुरू हो गए तो वो मेरी वाइफ भी चूँकि जॉब करती है, हम भी जॉब कर रहे होते हैं, तो वाइफ जो है वो तकरीबन 5:40 को घर पहुंची है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आग चूँकि बहुत ज़्यादा भड़क गई थी 40-45 के बाद, तो मेरी बीवी ने बच्चों को लिया, ताला लगाया और हम सब बाहर निकल गए। आप दोनों जगह जॉब में, तो घर में पीछे बच्चे थे? सिर्फ बच्चे थे। तो ये तो आपका और बड़ा कंसर्न है कि घर में बड़ा कोई नहीं है और आग लग गई बिल्डिंग में और बच्चे घर में मौजूद हैं। सो बड़ा आपके लिए बड़े डिस्टर्बिंग था। हम बड़ा डिस्टर्बिंग आप लोगों के था। तो बस अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब हम वापस आए तो मैं जब 7:30 पौने 8 बजे के करीब पहुंचा हूँ, तो शुक्र है कि 80% आग बुझ चुकी थी। वो जो रेमिनेंट्स थे आसपास की, जो जैसा इसाक भाई ने बताया कि जो गद्दों की दुकान वाला पोर्शन था वहाँ पर बार बार आग लग रही थी। दुकानों में जो मटेरियल्स थे वो बार बार इरिटेट मतलब इग्नाइट हो रहे थे, वो बन रहे थे। तो उसके नतीजे में हो ये रहा था कि बार बार बुझाने वाला अमला जो है उस पर काम कर रहा था। तो ये है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। मैं 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे था, लेकिन फिर भी ये था कि लोगों को एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पानी की जो गाड़ियाँ थी वो मुसलसल छिड़काव कर रही थी। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपको एक्सेस फिर कब मिला और आपने कब जाके देखा कि आपका कितना नुकसान हुआ? जब आपने जाके देखा तो आई एम श्योर बड़ा मुश्किल लम्हात होंगे आपके लिए जब आपने अपना घर देखा। देखिए, जब ये नेक्स्ट डे ना सुबह के वक्त फायर ब्रिगेड ने क्या होता है वो क्लियरेंस देते हैं, तो वो जब टीम जा रही थी तो हमारे लोगों ने बोला नहीं कि हमारे घर खुले में, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो उस पर निगोशिएशन, उसमें एक कमेटी बनी कि भाई 2 बंदे आपके आ सकते हैं। तो वो फ्लैट वालों ने एक मेरा नाम दिया और एक दूसरे साहब का नाम दिया। तो हम जब ऊपर गए तो जब मैंने अपना फ्लैट खोला और दिखाया तो वो एक शॉकिंग था बिल्कुल ना, कि कोई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा। वो टोटली क्लैप्स हो गया। मतलब जो है आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि वो जो पिलर हैं वो तक गिर गए। मुझे बेडरूम, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, तो वो जो बेडरूम मैंने इतने मेहनत से तैयार किया था उसमें लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ रखा है कभी ज़िंदगी। हमें लग ही नहीं रहा था कि हमने AC लगाए या पंखे लगाए या हमारे बेडरूम यहाँ पड़े हुए थे। आपका अपना फ्लैट था? जी, मेरा अपना फ्लैट है। मेरा अपना फ्लैट है। 10 साल से मैं रह रहा हूँ। पूंजी होती है इंसान जहाँ पे रहता है। ज़ाहिर है ज़िंदगी में नौकरी पेशा आदमी जो होता है वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कोई चीज़ कर पाता है, वो भी लोन लेकर या कुछ करके। तो वो बड़ी मुश्किल और मेहनत से बनाया था। तो वो मैं हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं। यकीनन बहुत मुश्किल लम्हा है, लेकिन जो चीज़ वो अच्छी है वो ये है कि शुक्र है आप लोग सेफ हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब दायर अल्लाह ने उसकी मालिक ने बचा लिया हमें, यही बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात। बाकी अल्लाह की चीज़ से चली गई। अब अभी तक आपकी बेगम ने देखा कि फ्लैट की क्या सूरत हाल? वो खुद जाके उन्होंने देखी है? मैं शाम को ले गया था रात को उनको ना,
तो जाहिर है वो भी शॉकिंग थी, लेकिन वो एक हिम्मत वाली खातून है तो उन्होंने उल्टा मुझे सहारा दे रही थी। तो बच्चों की किताबें थी, पेपर चल रहे मिड टर्म, सब जल गए बेचारों की, वो भी शॉकिंग हो गए। तो बड़ा ये यकीनन बहुत ही मुश्किल लम्हात है फैमिली के लिए। और ये सिर्फ एक इसाक साहब नहीं है, जो 74 जो फ्लैट्स वहाँ पे बुरी तरह से जले हैं, उनके रिहायशियों की भी सिचुएशन है। जो मेरे साथ जरीना जी हैं, इनकी वहाँ पे अपनी शॉप थी नीचे, जहाँ पे जरीना जी आपकी शॉप की क्या कंडीशन है? आप उस वक्त मौजूद थी शॉप पे जब ये आग लगी थी? बेटा मैं नहीं थी, मैं वाटर पंप पे थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं डॉक्टर से मुझे जैसे ही पता चला वैसे ही मैं आई, तो आग भड़क उठी थी। मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था कि शॉपों पे आग लगी। ये हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी आपने जाके, जब आपको एक्सेस मिला, आपने जाके देखा कि शॉप की? अभी मुझे जाने नहीं कह रहे, दीवारें गिर रही हैं, बहुत नुकसान हुआ है ऊपर। अच्छा, और आपकी जो शॉप है वो आपकी मेजरलाइन फ्लोर पे थी या आपकी ग्राउंड फ्लोर पे थी? मेरी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाली थी, 56 से थी बेटा। मैंने बड़ी मुश्किलों से किया, बहुत मुश्किलों से वक्त वो गुजारा। बेवा हूँ बेटा, एक बेटा है वो बीमार है। और आपकी शॉप किस चीज़ की थी? बेटा ज्वेलरी वगैरह जो ब्राइड की होती है और बच्चों का सामान था। कितने अरसे से आपकी दुकान थी यहाँ पे? मेरा ख्याल है 12-13 साल से, कुछ अंदाजा नहीं बेटा, फाइल पे लिखा होगा। 12। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान आप लोगों का हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है? कि देखिए चीज़ें तो जल गई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आपकी जॉब सलामत रखे, हालात अच्छे हो तो चीज़ें आप दोबारा बना लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कहते हैं कि इनका दोबारा से बनना मुश्किल होगा। चीज़ें तो सभी आ जाती है, लेकिन जाहिर है वो जो अब उसको जो फर्नीचर, लेकिन जो उसकी जो लॉस हुआ है ना, मतलब रेनोवेशन का लॉस जिसे कहते हैं आप, दीवारें, पिलर्स, उसको रिपेयर कराने में ही बहुत एक टाइम लगता है। उसके लिए एक रकम चाहिए, और आपको पता है कि सैलरी पर्सन के पास कोई अचानक रकम को ऐसा जरिया नहीं होता। अगर वो मेरा फ्लैट अभी खोल भी देते हैं तो मैं रहूँगा कहाँ? रहने के लिए कुछ है? रहने के लिए कुछ है नहीं। आप किसी और के घर में कब तक रहेंगे? मतलब देखें ना आजकल की हालत, तो कब तक रहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कोई मना नहीं करता हमारे रिश्तेदार, लेकिन ये उसको रिनोवेट कैसे कराएं? मतलब असल चीज़ है ना, चीज़ें तो छोड़ें आप, उसके बगैर भी आदमी रहे, लेकिन उसको फ्लैट को बेसिक जो रिनोवेट कराना है वो भी एक बड़ा खर्चा है जिसको। बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल सही बात की। अब्दुल साहब, आप मुझे बताएं कि आपका फ्लैट जो है वो सेफ रहा? अल्लाह, वो चूंकि असल में फ्रंट पे नहीं था, जैसा इसाक आपने कहा, फ्रंट की दुकानें और फ्लैट्स डैमेज में, हम चूंकि बैक साइड ऑफ दी बिल्डिंग थे, तो शुक्र है कि हमारी फ्लैट्स में जब कल रात को एक्सेस दिया गया तो शुक्र है सारी चीज़ें इंटैक्ट थी। इवन पौधे जो मेरी वाइफ ने जो है वो गेट के साफ रखे थे वो भी इंटैक्ट हैं, कुछ डैमेज नहीं हुआ। सिर्फ स्ट्रक्चरल डैमेजेस नज़र आ रही हैं, लाइक जो फ्लोर है उसमें जो पैसेज है, पैसेज के अंदर दरारें छोटी मोटी नज़र आ रही हैं जिन पे रेनोवेशन ज़रूरी है। ऐसी हैं कि वो आगे चल के शायद डिटोरिएशन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, तो क्या रेनोवेशन से सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ये बताएं कि क्या उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है, कि क्या यहाँ पे अब रहा जा सकता है? हाँ, देखें, जो हुकूमती इदारों का जो प्रोसेस है वो यही था कि फायर फाइटर्स जितने भी थे जो रात को लगे हुए थे, उनके सुपरवाइजर्स ने कहा था, जब सुबह 7 या 8 बजे के टाइम पे मुझसे मिल के गए तो उन्होंने कहा कि हम पहले दुकानों का सर्वे करेंगे और उसके बाद फिर उसकी क्लियरेंस देंगे। सेकंड फेज़ हमारा था कि बिल्डिंग्स में वो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमती बिल्डिंग के जो नुमाइंदे थे वो लोग उस बिल्डिंग में उन रेस्क्यू टीम के साथ या फायर फाइटर टीम के साथ गए। तो उन्होंने जब जाके देखा है तो इसाक साहब ने और इमरान साहब जो दूसरे साहब थे, उन्होंने देखने के बाद ये रेस्क्यू टीम ने यही कहा कि नहीं, आग बुझ चुकी है, आग के हवाले से सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। सेकंड जो हुकूमती प्रोसेस है वो SBCA की अप्रूवल है। अच्छा जी। तो SBCA की अप्रूवल की टीम भी आ गई थी, उन्होंने भी सर्वे कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनका अप्रूवल 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद मिला। तो वो जब न्यूज़ आई तब तक जो वहाँ के पुलिस एहलकार थे उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया। तब तक तो हम जाहिर सी बात है रोडों पे ही थे। सही से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने होते हैं। फायर सेफ्टी एग्जिट था वैसे आप लोगों की बिल्डिंग में कोई? नहीं, फायर सेफ्टी का एग्जिट तो कोई नहीं था। आप लोगों की फायर, और ये वैसे बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग। 25-30 साल पुरानी। अच्छा, इस वक्त जो है इनकी बिल्डिंग में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ना गैस है वहाँ पे,
ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है। लेकिन जैसे कुछ लोगों को जाने दिया, जैसे साग साहब ने कहा कि वो भी गए हैं, बहुत से आपके आसपास के जो है वो आपके नेबर से रात फिर अपने फ्लैट्स में गुजारी होगी जब अगर आपको एक्सेस मिला तो? नहीं, फ्लैट में कोई नहीं, क्योंकि ना बिजली है ना गैस है उसके अंदर ना, फ्लैट में किसी ने नहीं गुजारी। तो सामने कैंपों में भी? कैंपों में कल कम थे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी कर ली थी रिहाइश वगैरह, लेकिन रात भर लोग जो खासतौर मर्द हजरात तो वहीं थे। इसाक साहब, आप जॉब क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में मैनेजमेंट में। अब मुझे ये बताएं कि हमारे घरों में ना हमारी ज्वेलरी पड़ी होती है, ख़वातीन तो बेचारी इसलिए परेशान भी होती हैं कि खुदा ना खासा कुछ होता भी तो वो घर छोड़ के नहीं जाती कि घर में ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स है। आपके घर में भी आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। जो कैश था वो तो जल गया, मुझे पता है। कमरे में जो कैश रखा हुआ था 2.5-3 लाख रुपए का, वो तो जल गया, वो तो नहीं ट्रेस। मुझे फिक्र सिर्फ इसी के वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स, वो भी जल गए। गाड़ी की फाइल थी, पेपर्स थे, सबसे बड़े बच्चों के सर्टिफिकेट थे स्कूल के, बेफार्म वगैरह, डिग्रीज। चले हमारी डिग्रीज तो जो एंडिंग चल रहा है हमारा जॉब पर, लेकिन डिग्रीज वगैरह जितनी भी थी सब वो जल गई। अब आपको पता है उसको दोबारा बनाना है, डुप्लीकेट बनाना एक अलग बहुत बड़ा प्रोसीजर है। वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो बड़ा लॉस है, और खासतौर मेरा तो छोटे बच्चों के जो जले ना सारे, तो उनके लिए जो है ना बड़ा यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ और मुतासरीन भी मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। शी टावर में जो आग लगी थी उसके मुतासरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जरीना बीबी मौजूद हैं, इनकी वहाँ पर अपनी शॉप थी, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बिल्किस बीबी ने भी, और इनकी भी वहाँ पर अपनी शॉप है। इसाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक साहब का बेसिकली जो अपार्टमेंट है वो उन 3 अपार्टमेंट में से एक है जो कि मुकम्मल तौर पर जल गए, क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ पर आग लगी थी उसके ऊपर जितने भी अपार्टमेंट्स थे, चाहे वो 114 है, 214 है, और उसके बाद 314 है, और उसके बाद फिर 414, वो सेफ है सर, वो सेफ है। लेकिन ये जो 3 अपार्टमेंट हैं ये सबसे बुरी तरह से मुतासर हैं, जिसमें से इसाक साहब का अपार्टमेंट एक था। इनके डॉक्यूमेंट से वो जल गए, पैसे जल गए, इनके जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे वैल्यूबल्स मौजूद थी वो जल गई। अब्दुल रहीम साहब, उनका क्योंकि जो फ्लैट है वो थोड़ा सा दूसरी पीछे साइड पे था तो इनका कदरे सेफ रहा। और बिल्किस साहिबा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनकी मेज़लाइन पर अपनी ख़वातीन की गवर्नमेंट्स की शॉप थी। बिल्किस साहिबा, जब मुझे बताएं, एक तो बड़ा अफसोस भी है कि जो आप लोगों के साथ हो, अल्लाह करे कि बेहतरीन अल्लाह पाक असबाब पैदा करे कि रिज़ाला हो सके इसका मुमकिन। उम्मीद है खुदा से। जब ये आग लगी थी तो क्या आप उस वक्त अपनी शॉप में मौजूद? शॉप में मौजूद थी। आपने क्या देखा उसमें? असल में हुआ ये कि मैं शाम में शॉप खोलती हूँ अपनी ना, मेरी कल मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी परसों, तो मैं 6:45 बजे अपनी शॉप पे पहुँची। मेरे कस्टमर्स बाहर ही मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने उनसे सॉरी किया, और बस मैंने, वो लड़के होते हैं मैं खोल नहीं पाती हूँ, मैंने उनसे शटर उठवाया है, चाबी दी है। उन्होंने जैसे ही शटर उठाया है और मैं अंदर वाली अपनी अब जो शीशे का डोर है वो खोल रही थी चाबी से, एक आवाज़ आई है सामने वाले हमारे जो बैठे होते हैं टेलर, उन्होंने कहा भागो आग लग गई है। तो मैंने एकदम मुड़कर देखा तो आप यकीन करिए सीढ़ियों पर से आगे इतना बड़ा एक ह्यूज सा धुआं, जो स्मोक है ना, वो इतना स्याह स्मोक अंदर आ रहा था सीढ़ियों पर से। बिल्कुल मेरी शॉप, एक शॉप छोड़ के मेरी शॉप है, और यहाँ से वो स्मोक आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी है, मैंने एकदम से देखा, और वो जो कस्टमर मेरे साथ खड़ी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा भागो। यकीन करें हम अभी भाग भी नहीं पाए, उस तरफ का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। हम रोड की तरफ दौड़े तो वहाँ का रास्ता, वहाँ से कुछ लोग दौड़ते हुए थे, उन्होंने कहा वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ आग लग चुकी है। तो मैंने कहा यहाँ से स्मोक आ रहा है। उतनी देर में स्मोक ने हमें ले लिया अपनी लपेट में, हमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे, घूम अंधेरा स्याह। उन्होंने कहा बैक वाला रास्ता है, मैंने कहा वो बंद होता है, और कहते हुए अंधेरे में ही हम दौड़ रहे हैं। मैं चल भी नहीं पाती हूँ प्रॉपर। उस दिन क्या बस अल्लाह ने मौत से बचाना होता है। हम सब दौड़ रहे हैं और चीख रहे हैं कि दौड़ो, सब दौड़ो, और बस हम सीढ़ियों पे आए ना, यकीन करिए आखिरी सीढ़ी पे आके मेरा सांस बंद हो रहा था। बिल्कुल मैं लोग बड़े परेशान ये भी हैं कि आधे घंटे के बाद पहली गाड़ी आई है। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह के समा को वक्त दिया।
इश्तियाक साहब, वैसे क्या वजह हुई? ये जो लोग परेशान हैं, इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है, वो मतलब लोगों के सामने नेशनल टीवी पे आके लोग रो भी पड़े हैं कि उनको इतना लॉस हुआ है, तो क्या वजह? आप मतलब 30 मिनट बाद पहुंची हैं ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं टाइम इससे भी ज़्यादा लगे। सोहराब गोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इतना ज़्यादा फासला भी नहीं है, हुआ क्या था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जब इतला आती है किसी भी फायर की और कहीं की भी हो, तो विद इन मिनट हमारी गाड़ी टर्न आउट होती है और नाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर टर्न आउट हो जाती है। अच्छा, आग ये जब आग लगी है, तकरीबन मैंने वहाँ से एहली शाहिदीन जो हैं उनसे मेरी बात हुई है और फ्लैट में रहने वाले उनसे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई, तो पता ये लगा है कि ये आग तकरीबन 5:10 पे लगी थी और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन दी गई है 5:41 पर। तो ये डिस्टेंस खुद आधे घंटे से ज्यादा का हो जाता है। यहाँ पे लोग मौजूद है ना, वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। आप कह रहे 5:10 पे आग लगी, तो ये कितने बजे की आग थी? ये 5:40, 5:35, 5:40। 6 में 5 मिनट कम है, 5:40 ही सही कह रहे हैं। तो मैं वहाँ से गुजरी हूँ, मेरा रिक्शा आके वहाँ रुकता है और मैं बिल्कुल फॉर्म वाले के पास ही अपना रिक्शा। और आपको कॉल कितने बजे आई है? वो कह रहे 5:40 पे आग लगी है और आपको वो कह रहे उसी वक्त कॉल आई थी। वो कह रहे जैसे आग लगी आपको कॉल की, वो कह रहे 5:40 पे लगी है। अगर 5:40 पे आग लगी है तो 5:41 पे आपको कॉल चली गई थी, जैसे आपने खुद बता दिया 41 पे कॉल आई है। 5:41 पे आई है, लेकिन 5:40 पे आग क्यों लगा? क्योंकि मेरे पास ये वीडियो एक मौजूद है जिसमें मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे दिखा सकता हूँ कि आग जब बात करें सर, चले वो छोड़ दें सर, मुझे ये बताएं, अगर आपके पास 5:41 पे कॉल आई है तो क्या आप फिर वहाँ पे 5:45 पे या 5:50 पे पहुंच गए थे आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास 41 से भी कॉल आई है तो डिस्टेंस है मैम, टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर का फासला 2 किलोमीटर का फासला बहुत ज्यादा देर लगती है, तो 10 मिनट में तय हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ पे कह रहे हैं ये 5:50 पे आ गए थे फायर ब्रिगेड वाले? जी बिल्कुल। एक गाड़ी आ गई थी इनकी जो 6 बजे करीब आ गई थी एक गाड़ी, उसमें पानी नहीं। अच्छा, वो आपने एक गाड़ी भेजी थी? 2 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, एक बैक इनके साइड वाली गली पे लगी थी, एक फ्रंट पे लगी थी। चले सर, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी एक गाड़ी आई थी और वो भी तकरीबन 6 बजे के करीब और उसमें भी पानी मौजूद नहीं था और ये मसला है। खैर, इस पे जब इंक्वायरी होगी तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि यहाँ पर गफलत भी कहाँ पे की गई। अच्छा, मुझे क्विकली मुझे बता दीजिए, आप लोगों की जो एक मीटिंग हुई है, एजेंडा मीटिंग हुई, इसमें क्या बात हुई है? हमने वहाँ पर 4-5 एजेंडाज रखे हैं। सबसे पहला एजेंडा हमने यही रखा है कि रेस्टोरेशन और कंपनसेशन ऑफ द फ्लैट्स जो डैमेज हुए हैं या जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स आई हैं। सेकेंड जो हमारा एजेंडा यही था कि इलेक्ट्रिक और गैस एंड वाटर रेस्टोरेशन या उनकी रिपेयरिंग जो भी उसके लिए प्रोसीजर है उसको एक्सपीडाइट किया जाए, उसको ज़रा प्रोसेस जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि अब चूँकि एक्सेस मिल गया है SBA की तरफ से, तो अब जब लोग रहेंगे तो ये बेसिक नेसेसिटी, बेसिक एलिमेंट्स हैं जो किसी भी फ्लैट में रहने के लिए चाहिए। थर्ड, हमने ये बात की थी कि जो फ्लैट्स की डैमेजेस हैं, स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, SBCA ने अपना सर्वे कर लिया है, जो असेसमेंट की है, उसमें जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, लाइक दुकानों की तरफ जो पिलर्स के अंदर डैमेज छोटा मोटा आ रहा है, बेसिक जो मेन पिलर्स जो हैं वो तो अंडरग्राउंड में हैं, जो दुकानों से गुजर रहे हैं पिलर उसमें माइनर या जो मेजर छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं उनमें हमें कंपनसेशन दिया जाए इन टर्म ऑफ रेनोवेशन। एंड फाइनली जो रिलीफ है इन टर्म ऑफ बिल, जो गैस और बिजली के बिल हैं, चूँकि अब सबके बहुत सी चीज़ें जल गई हैं, उनमें बिजली और गैस के बिलों के अंदर हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए इन टर्म ऑफ 3 महीने 6 महीने। एंड फाइनली जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो मेनली हमें कोई कंसर्न पर्सन या फोकल पर्सन दे दें जाके हम जिनसे हम उसे कोऑर्डिनेशन कर सकें। सही। और आपको यकीन दहानी कराई है कि? यकीन दहानी कराई तो गई है लेकिन उसमें एश्योरेंस नहीं दी गई है। चले जी, यकीन दहानी कराई गई लेकिन एश्योरेंस नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि बहुत से ऐसे ख़ानदान यहाँ पर हैं जो अभी भी अपने घरों में रात नहीं गुजार पाए। सर्दियाँ आने वाली हैं, जल्दी से जल्दी जो है रिस्टोरेशन का काम शुरू होना चाहिए ताकि लोग अपने घरों को वापस जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो में आए और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह तमाम तो जो काम है रजिस्ट्रेशन का वो जल्दी हो और अल्लाह पाक गैब से इसबाब पैदा करे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ की किस्मत का फैसला कर लिया है और पीसीबी ने शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि हारिस रऊफ हमारी प्रोडक्ट हैं, उसे ख़त्म करने नहीं आए। वहाब रियाज ने ये भी कहा कि नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। इसके अलावा जो है हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई अगर मुकम्मल फिट होंगे और अभी भी ये आ गया है कि जी ही इज़ फिट, तो वो क्यों हमें नज़र नहीं आएंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान और हमारे कराची से हमारे नुमाइंदा बराए स्पोर्ट्स खिज़र आज़म में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब भी अगर हम PSL वगैरह की बात करें, ये जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको हम देखते हैं कि एड्स में आते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये सारे क्या लीग्स के लिए रह गए हैं या उन्होंने बड़े इवेंट से भी कोई इंटरेस्ट लेना है? देखिए, यही एक जो रिफ्ट है ना, ये प्लेयर्स और बोर्ड में अब बहुत खुल के सामने आ गई है। और ये सवाल आज से नहीं, ये सवाल जो है बहुत पहले से उठ रहा था कि भाई ये प्लेयर्स क्या लीग्स खेलेंगे, ये पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। अब मसला ये है कि जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं ना, वो बोर्ड ने बनाने होते हैं। अब हम अगर पिछले साल की बात करें, 7 माह में हमारे 3 चेयरमैन चेंज हो गए, तो बोर्ड क्या रूल्स बनाएगा। एक चेयरमैन है, रमीज़ राजा साहब थे, वो उससे पहले एहसान मानी एक कॉन्सेप्ट देकर गए थे और रमीज़ राजा साहब ने उसको जो है वो कंटिन्यू किया। जब रमीज़ राजा गए, फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ है कि रमीज़ राजा के बाद पूरा का पूरा एक सिनेरियो नजम सेठी आए। अब मसला ये कि मुल्क भी निगरान चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी निगरान चला रहे हैं। नजम सेठी आए थे, उनका काम था इलेक्शन कराते, इलेक्ट होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन कमेटी से चेयरमैन बन जाते। उन्होंने नहीं किया। फिर एक और पॉलिटिकल रिफ्ट आई, फिर ज़का अशरफ आ गए चेयरमैन, फिर वो भी इलेक्शन करवाने आए थे। मेन काम इन सबका इलेक्शन करवा के खुद जो है वो अगर ये चाहते तो अपने आप को नॉमिनेट करते और इलेक्ट हो जाते। अभी तक इलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इन सब का काम था पहले इलेक्शन करवाएं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन मुझे ये बताएं ज़रा हाफिज़ इमरान, आप भी ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा मुझे इसका बात के जवाब दें। चलें, कोई भी आता है PCB का चेयरमैन, लेकिन एक बात तो क्लियर होनी चाहिए ना हमारे तमाम तर प्लेयर्स के लिए कि जो बड़े इवेंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना कि जो लीग्स हैं जो कि प्लेयर्स खेलते हैं। बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर मदिया और आपके सब देखने वालों को। देखिए, बात यह है कि जैसे अभी आपने वहाब रियाज का जिक्र किया है, नसीम शाह का उन्होंने हवाला दिया कि वो PSL तक फिट हो जाएंगे। जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, क्या ये सिर्फ लीग्स की हद तक ही रह जाएंगे या फिर इनकी कौमी टीम के लिए भी कामयाबियों में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। देखिए, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज और उनके तमाम साथी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अपना जो तवज्जो है या जो इन्होंने सबसे ज्यादा निशाने पर रखा है वो रखा है इन्होंने हारिस रऊफ को। देखिए, आप एक खिलाड़ी के बारे में जानते हैं कि जब से उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला है। अब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बुनियाद बनाकर उसको ये कहें कि हम तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और हम आपको हर हाल में खिलाना चाहते हैं। एक तरफ 2 चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं इस वक्त। नसीम शाह अनफिट हुए, वो कि उन्हें और किस्म की इंजरी हुई, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई। और जब आप एक खिलाड़ी जो आपका सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, अगर टीम से बाहर हुआ तो आपको कोई दूसरा उसके साथ शाहीन का पेयर नहीं मिल रहा। और उसी के साथ हारिस रऊफ का आप मामला ले लें कि अगर वो अनफिट समझते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है जिस्मानी तौर पर, तो आप उनको लेके जाएंगे और अगर खुदा न खासा वो भी अनफिट हो जाएंगे तो उसके बाद तो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में भी आपको एक अच्छे बॉलर की कमी महसूस। देखिए ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट है, जैसे कल वहाब बोले हैं, उससे पहले मोहम्मद हफीज ने ये कहा, तो ये सारे लोगों को सबसे पहले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन अफसरान से पूछना चाहिए ना कि बंदा खुदा आपने 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या किया है। आप कैसे किसी को जबरदस्ती ये कह सकते हैं। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जो दस्तखत हैं वो एक चीज है। अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हुए हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं, तो फिर आप T20 के प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट? उनको भी खिलाएं। आप इमाद को क्यों नहीं खिलाते थे? आप उनको भी खिलाते। आप नवाज को क्यों नहीं खिलाते? आप आसिफ अली, खुर्शीद शाह और हैदर अली को क्यों नहीं खिलाते? देखें, जो आज की क्रिकेट में आपके पास प्लेयर्स होते हैं जो स्पेसिफिक खास तौर पर मखसूस होते हैं,
एक फॉर्मेट के लिए, 2 फॉर्मेट के लिए। अगर आप उनको उठा के T20 के टेस्ट मैच खिलाना शुरू कर देंगे, टेस्ट मैच वालों को T20 खिलाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी टीम बन नहीं सकती है। ये सारे की सारा जो ये काम हुआ है ना हारिस रऊफ वाला, ये इसकी एक वजह ये है कि हमने अपना सिक्का जमाना है, हमें अपनी ताकत को बताना है और हमने लोगों की तवज्जो को तकसीम करना है कि पाकिस्तान में जो खराबी होती है वो ये 1-2 खिलाड़ियों की वजह से होती है। हम तो बिल्कुल ठीक है। बंदा खुदा अगर आप ये खिलाड़ियों के ऊपर इतना ज्यादा सख्ती कर रहे हैं तो उन लोगों से भी पूछें जो 5-5 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट का काम करना था, जिन्होंने इन खिलाड़ियों के मुतबादल तैयार करना थे, जिन्होंने एक के पीछे एक खिलाड़ी लगाना था, उनके साथ तो आप जंगियां डाल रहे हैं, गले लग रहे हैं। देख रही हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। बहुत सारे हमारे अच्छे प्लेयर्स जो है वो 10-10 साल तक बेचारे मैदान तक आए ही नहीं है, और ये भी बड़ी उनके साथ जो है वो ज्यादती की बात है कि हमने उनको मौका ही नहीं दिया। तो ये सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें हम इसको बरे जमा कहीं भी करार नहीं दे सकते। लेकिन मुझे ये बताएं जरा खिजर, ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज के वाले से बात आती है, ये हमें बड़ी भारी पड़ती है। मतलब इस बार देखिए हारिस रऊफ बाहर है, उससे पहले जब दौरा ऑस्ट्रेलिया था तो उससे पहले जो आमिर बाहर थे, वहाब बाहर थे। ये क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ऐसा क्या लिंक है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह हाफिज इमरान कह रहे थे कि ज़बरदस्ती हारिस रऊफ को खिलाया जा रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेज़ हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए जो है ना वो आइडियल होती हैं और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हारिस रऊफ होते या हमारे नसीम शाह फिट होते तो शायद रिकी पॉन्टिंग ये ना कहते कि पाकिस्तान का वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जा रहा है। ये जो आपने दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, ये बिल्कुल जब पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया था तो मोहम्मद आमिर ने आपको याद होगा रिटायरमेंट ले ली थी और फिर वहाब रियाज भी जो है वो छोड़ के चले गए थे और फिर वहाब रियाज के साथ वही कुछ हुआ जो वहाब रियाज वही कर रहे हैं जो कि उनके साथ मिसबाउल हक के टाइम पे हुआ था। और यही सब बातें मोहम्मद आमिर के लिए कही जा रही थी कि आप मुल्क के लिए खेलें, आप मुल्क के लिए खेलें। तो ये जो सिनेरियो है ना क्रिकेट का, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीधी सी बात है, पिछले 5-6 माह से प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान रिफ्ट है। एशिया कप से पहले आपके प्लेयर्स किंग थे, आप नंबर 1 थे। प्लेयर्स, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये बोर्ड के सामने खड़े हुए थे और इनको साफ बातें खुलकर आ गई हैं कि जो एजेंट्स हैं उनका बड़ा रोल है, क्योंकि एजेंट्स की रेवेन्यू शेयरिंग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। याद ही नहीं आ रहा खिज़र, मेरे तो ज़हन में भी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ही याद आई और इसे देख के मैं दुख से भरी परी हूँ कि भाई किया क्या। अच्छा मुझे क्विकली बता दें, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, क्या हम न्यूजीलैंड में के मैचेस में देखेंगे नसीम शाह को? क्विकली अगर मैं इमरान आपसे पूछूं। देखिए मुश्किल है, उनको मुकम्मल रीहैब के बाद आना चाहिए। और मथिया मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये सब कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जैसे ये अभी ओहदेदारान बने हैं टीम डायरेक्टर दूसरे, ये पाकिस्तान के लिए, ये सब अपने लिए खेलते हैं सबसे पहले। अगर इनको पाकिस्तान का दुख है 1-1 करोड़ रुपए का तकाजा क्यों करते हैं? ये सब सबसे पहले अपने लिए खेलते हैं, ये लोगों को, मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं उसके बाद। इसलिए जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल तरीकाकार है वो अपनाया जाना चाहिए। आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, लोगों को मत तकसीम करें कि वो चला गया है, ये चला गया है, इसको खेलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। तो वो हारिस रऊफ है, वो डेनिस लिली तो नहीं है, ठीक है जी, आपके उसके ऊपर सब कुछ डाल दें। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसला साज हैं, उनको जो पायदार फैसले हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं, खिलाड़ियों को जहां पर उनकी गलती है उनको जरूर पकड़ना चाहिए। और ये हर वक्त ये कहना कि सिर्फ हम ही पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आप अपनी चीजों को दुरुस्त करें फिर उसके बाद। वैसे आपने ये बात भी कि हमारे साबिक कप्तान भी जब वो खेलते थे उनकी वैसे तो आईसीसी में रैंकिंग अपनी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन टीम की हमारी रैंकिंग को इतनी अच्छी खास नहीं होती थी। अच्छा बस क्विकली मुझे बता दीजिए शानी भाई, क्योंकि उनकी हम कप्तानी में जो कि खेलने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मैच टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, उन पर प्रेशर आएगा? गोके भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी दिखाई उन्होंने अपनी। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर 11 है, इतना प्रेशर मैच नहीं होता। देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो है ना, पाकिस्तान कभी भी अपने नाम नहीं कर सका है, तो प्रेशर सीरीज़ होती है, बहुत प्रेशर होगा इस सीरीज़ में और बहुत कुछ प्रूव भी करना होगा। तो जिस तरह बाबर पे भी प्रेशर रहा है, खुद इमरान खान भी नहीं जीत सके, जावेद मियादाद भी नहीं जीत सके, वसीम अकरम भी नहीं जीत सके, मिसबाउल हक भी नहीं जीत सके, तो सरफराज भी नहीं जीत सके, तो पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है। और अगर ये कुछ कर जाते हैं तो यकीनन इनके लिए जो है नतीजा बदलने वाली बात होगी। आपने नसीम की बात की थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो इसमें खेलेंगे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वो PSL के भी पूरे मैचेस ना खेलें, क्योंकि हमें नसीम को तैयार करना है जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि वर्क लोड मैनेजमेंट की बात हो। अभी शाहीन इंजरी का शिकार थे और फिर अब नसीम। हमारे साथ खिज़र आज़म मौजूद है और हमारे साथ लाहौर से हाफिज इमरान मौजूद है। आप दोनों एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहर लाहौर की। शहर लाहौर की क्या ही बात है, मेरा तो अपना शहर है तो मेरी लाहौर से मोहब्बत जो है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लेकिन आजकल लाहौर जो है वो किसी और रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा लाहौर में जहरीली फ़िज़ा से बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं और 24 घंटे में सांस के इन्फेक्शन के 3538 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट भी हुए हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। पहले तो ज़रा मैं इस मौके की सूरत हाल पर बात कर लेती हूँ अली रज़ा से। अली रज़ा, मुझे बताएं कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप भी बाहर खड़े हैं, कितना मुश्किल है लाहौरियों के लिए इस वक्त घर से बाहर निकलना, क्योंकि दिन ब दिन जो एयर क्वालिटी बतदरीज ख़राब होती चली जा रही है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं। आज बिल्कुल लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला जबकि कराची का दूसरा नंबर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया है और बहुत से लाहौर के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज़ कर चुका है। शाहरा कायज़-ए-आज़म 407, DHA 335, शिमला पहाड़ी 319 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और सांस की बीमारियों के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही साथ शहरियों को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज़ करें। घर से बाहर जब भी सड़कों पर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि फ़िज़ाई आलूदगी से पैदा जो। अच्छा अली साहब, वैसे ये बताइएगा, ये जो मसनूई से भी बात की जा रही थी उसका क्या बना वैसे? आज बिल्कुल जब मसनूई बारिश का ऐलान किया गया था तो उससे एक ही दिन बाद जो है बारिश हो चुकी थी, क्योंकि कुदरत की तरफ से जो बारिश हुई तो इस वजह से जो उस प्लान को अभी पोस्टपोन किया गया है। और लेकिन इस हवाले से गौर व फिक्र जारी है, क्योंकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारियाँ भी आम हो रही हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से इस जो प्लान है इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसको एग्जीक्यूट भी किया जा सके। दानियाल उमर स्पेसिफिकली जो है वो ये भी बताएंगे कि क्या सिचुएशन है अगर मैं लोगों की हेल्थ के हवाले से बात करूँ। दानियाल, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं स्मॉग की वजह से लाहौर में? देखिए मैं देखा लोग तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये एक हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है जो कि क्रिएट हो गया है लाहौर के अंदर। पहले लोग ये सोचते रहे कि ये जो फ़िज़ा है ये सिर्फ फॉग से मिलती जुलती है, लेकिन जाहिर है फिर रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि स्मॉग जो है वो जहरीली फ़िज़ा है। इसके अंदर बहुत सारे जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनके अंदर नाइट्रेट है, सल्फेट है, इसके अलावा कार्बन है, उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि आपके सांस के साथ जब अंदर जाते हैं तो बहुत तबाही करते हैं, आपके फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। लाहौर के अंदर भी स्मॉग की वजह से मुताबिद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। 24 घंटे का ही अगर हम तज्जिया करें तो महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर 3000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और इन मरीज़ों में शदीद तकलीफ थी जब ये अस्पतालों में आए। और साथ ही साथ ये जो डाटा है ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों का है, इसके अंदर जो निजी अस्पताल हैं, फार्मेसीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के जब गले ख़राब होते हैं या उनको नज़ला होता है या ये जो दानियाल, बहुत से लोग तो खुद से भी टोटके शुरू कर देते हैं, तो हर बंदा तो अस्पतालों का रुख भी नहीं करता, तो इसका मतलब है अभी जो नंबर्स हैं वो उतने नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नंबर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी वो केसेस हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, वो जब अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट करते हैं इस मौसम की वजह से तो जाहिर है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन यूजुअली लोग जो है वो होम मेडिकेशन भी कर लेते हैं, ओवर द काउंटर्स जो सिरप हैं। लेकिन यही लोगों को ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोग जब घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, साथ में स्पेसिफिकली गॉगल्स भी जो मिलते हैं, ग्लासेस मिलते हैं जो कि स्मॉग के लिए हैं। खैर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद तो नहीं है, बट येस हैं, तो बस लोगों से यही सदा है कि पता नहीं स्मॉग
कम होती है कि नहीं होती। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें। बहुत शुक्रिया जी अली रज़ा हमारे नुमाइंदे, और हमारे साथ दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है। स्मोक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और ये स्मोक सिर्फ आज की बात नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक नहायत ही अहम फैसला आया हक महर के हवाले से, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि वो जो हक महर का आया है डिसीजन वो क्या है। वो ये है कि जी खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। मौजूदा केस में बीवी को हक महर के हसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये बेसिकली खातून पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट अपने हक महर के इशू को लेकर, और उसके बाद 6 साल बाद उनकी सुनवाई हुई, और फिर जिस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना फ़ैसला सुनाया है हक महर के हवाले से। और हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हमने देखा भी ये है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, कि या तो हक महर अदा कर दिया जाता है या फिर हक महर का बस इंतज़ार करवाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे हक महर माफ़ भी करा दिया जाता है। तो उसकी शरई वैल्यू क्या है और इसकी कानूनी वैल्यू क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले मैं इनसे बात करूँ, हम गए लोगों में और हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको आपका हक महर मिल चुका है। ये ख़वातीन से हमने पूछा और मर्दों से हमने पूछा कि क्या आपने अपना हक महर अभी तक दिया है या नहीं दिया। जो लोगों से बातचीत हुई पहले वो आपके सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हक महर की रकम अपनी बेगम को पहली रात को अदा कर दी। अल्लाह का शुक्र है, दे दिया। आप दूसरी करेंगे तो शायद फिर एक और दफ़ा दे दें। सर पहले रात में कर दिया था सर। मैंने 2 शादी किया, एक को किया, एक को अभी तक नहीं किया। जी कर दी थी। जी हाँ, मैंने अदा कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अदा कर चुकी। मेरे साथ है मेरी वाइफ, आप चाहें तो पता कर लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने हक महर अदा कर दिया, और हक महर की रकम के एवज मुझे ये घर दिया है, और तकरीबन दिए हुए भी 15-16 साल हो गए। हाँ, हक महर की रकम अदा कर दी। अभी तो नहीं करी है, लेकिन इंशाल्लाह कर दूंगा। हक महर की रकम अदा नहीं करी है, अब कर रहे हैं। लिखवाए तो 1 लाख रुपए थे हक महर की रकम, मगर दिया 1 रुपया भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बाप की भाभी को हक महर की रकम अदा कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 रह गए, वो भी दे दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अभी तक नहीं की। 18 साल हो गए, क्योंकि रकम इतनी बड़ी है, 1000 रुपये वो दी नहीं जा रही है अभी तक। नहीं, हक महर की रकम जो अदा कर देनी चाहिए, उसमें दूसरी, तीसरी और चौथी करने में आसानी रहती है ना। फिर नहीं, हक महर की अदा नहीं करी है, वैसे सब कुछ उनका ही हक महर के अलावा। हक महर की रकम अदा कर दी है। नहीं, अभी तो नहीं करी है, और ना मुझे चाहिए वो रकम। चलिए जी, आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है। कुछ कह रहे कि उन्होंने अदा कर दी है, और कुछ कह रहे कि अभी तक नहीं किया। और एक बाबा जी भी थे, वो कह रहे जी अभी तक हक महर की रकम जो है वो अदा कर रहे, उन्होंने पहले अदा नहीं की थी। शरई जो है उसके जो हैसियत उस हवाले से बात कर लेते हैं। नवीद भाई, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि शरीयत में क्या है। हम जो मौजल और गैर मौजल के हवाले से बात करते हैं, उसमें चलें ठीक है, एक तो आपने उसी वक्त अदा कर दिया, लेकिन वो जो कहते हैं बाद में अदा करना है, वो बाद अक्सर जगहों पर नहीं आती, तो उसके लिए क्या कोई टाइम वक्त मुख्तस है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ी वज़ाहत व सरात के साथ ये बात इरशाद फरमा दी, व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु अनियम मरिया। अब ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, और कुरान कह रहा है कि औरतों को उनके हक मार खुश दिली से दे दो। अब उसके बाद अगर कोई औरत वो नहीं लेती या माफ़ कर देती है, तो फिर ये हुक्म है कि आप उसको इस्तेमाल कर लो। यानी औरत को ये हक हासिल है कि वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर मर्द ज़बरदस्ती ज़ोर से माफ़ करवाता है तो ये मुनासिब अमल नहीं है। इसी तरीके से शरीयत ने ये बात रखी है, देखिए, माँ बाप के ज़िम्मे, और जब वो बच्ची की शादी करते हैं तो हक मार मुकर्रर करना ज़रूरी होता है निकाह के मौका पर। अब हक मार क्या है? हमारे यहाँ तो आजकल ये भी होता है कि 500 रुपया मुकर्रर कर दो। जनाब, ये कहाँ लिखा हुआ है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस व अतहर में जो हक मार था, वो आज के हिसाब से तकरीबन कोई 130 से ज़्यादा तोला चांदी बनती है, जिसकी रकम आप हिसाब लगा लें। अगर उसको सोने के हिसाब से देखें तो उस ज़माने में सोना और चांदी, उसका फ़र्क जो है वो आज के हिसाब से नहीं था, तो वो तो किंतार भी मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन जो
लड़के वाले होते हैं उनकी माली हैसियत के मुताबिक जो है वो हकमार मुकर्रर करना चाहिए। और हकमार का मसला ये है कि आप उसको फ़ौरन अदायगी की कोशिश करें। शरीयत ने ये हल दिया है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अगर एक आदमी गरीब है, नहीं अदा कर सकता, तो जब वो निकाह के मौका पर बात हो रही होती है, हमारे यहाँ तो अब निकाह नामा भी है, पहले तो शरी निकाह होते थे, ये निकाह नामे वाली सूरत हाल सामने नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस मौका पर ये तय कर लिया जाता था कि ये हकमार कब अदा करेगा, यानी फ़ौरन अदा करेगा, जिसको मुअज्जल कहते हैं, ताजील से, कि ये जल्द यानी 10 दिन 20 दिन इसमें अदा करेगा, महीने में अदा करेगा, या फिर उसकी कोई लंबी मयाद है। याद रखिए कि जो मयाद मुकर्रर जिसकी न हो उसमें खातून किसी भी मौका पर अपना हक मार तलब कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे साथ मसला है कि अगर खातून कहीं अपना हक महर लेने के लिए खड़ी भी हो तो वहाँ पे फिर उस पर उंगलियाँ उठने लग जाती हैं, फिर वो उसका रिलेशनशिप भी ख़राब होने का डर होता है। फिर बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन तकाज़ा ही नहीं करती। मुझे ज़रा कानूनी वैल्यू बताइएगा, और ये जो अभी स्पेसिफिकली केस जिसके बाद चीफ जस्टिस फ़ाइज़ा साहब ने जो इतने बड़े रिमार्क्स दिए हैं उसका पस मंज़र बताएं, वो क्या केस था वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का, सारी टीम का और मदिया ख़ास तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। ये केस एक डावर अमाउंट से मुतालिक केस फ़ाइल हुआ था। आसान लफ्ज़ों में आम नाज़रीन और सामीन के लिए मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि अमूमन ये रूटीन होती है कि जब मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है और बात तलाक़ तक पहुँचती है तो ये डावर अमाउंट या हक महर की बात तब होती है। अदरवाइज जैसे जी वैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इसको जल्द से जल्द अदा कर देना चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है। लेकिन इसकी हक महर की 2 अक़साम हैं। एक ये है प्रॉम्प्ट, यानी फिलफौर उसको अदा कर दिया जाए। दूसरा होता है डेफर्ड, जो जब इंदर तलब उसको कहते हैं कि जब बेगम साहबा तकाजा करें तो अदा कर देना चाहिए। अच्छा, इट्स नॉट बेगम साहबा तकाजा करें, जब बंदे के पास में, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास तो अभी है नहीं। जी, ऐसा होता है, सोसाइटी में है, और हंसी खुशी रह रहे होते हैं तो इसलिए अमूमन ये तकाजा होता भी नहीं। तकाजा होता ही तब है जब डिवोर्स की सूरत आती है या खातून खुला के लिए चली जाती हैं। तो जब खुला में खातून जाती हैं तो उनको हक महर छोड़ना होता है। डिवोर्स लेना ओनली देन आप वो हक महर वो लें, हक महर तो आपको वैसे भी मिलना होता है ना। ये कानूनन जायज़ है ना ये शरन जायज़ है। दोनों लिहाज से इसको खातून को फ़ौरन अदा कर देना चाहिए। जैसे ही शादी होके आती है खातून को उसका हक महर मिल जाना चाहिए। ठीक है। अमूमन ये होता है कि जब डिवोर्स दे देते हैं खामन तो उसके बाद बीवियों को फैमिली कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं। वो जाके फैमिली कोर्ट्स में इसकी रिकवरी के लिए जाके सूट फाइल करती हैं। वो वहाँ केस चलता है, कुछ अर्सा उसमें लगता है, फिर शौहर साहब उसकी अपील में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहाँ से फिर अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ से अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ भी जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि इस खातून को अपना हक लेने के लिए 6 साल लग गए। और इसमें जो सबसे अहम बात है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंटली तौर पे उस बंदे पे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अपील लेके, खालिद परवेज़ शायद उसका नाम था, उसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया और उसको कहा कि अब तक जो खातून के अखराजात इस केस की मद में हुए हैं, वकीलों की फीसों की मद में हुए हैं, तो वो सारे आप अदा करेंगे। ये बेसिकली एक मैसेज था। और इससे ज़्यादा हार्ड मैसेज उन्होंने अपनी जुडिशरी को दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों पहुँचने देते हैं। फैमिली कोर्ट्स को इसको वहीं रिजॉल्व कर देना चाहिए। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर आप उसको रिजॉल्व करें। If I'm not wrong? नहीं, वो दुरुस्त है, मगर वो जो अपीलों का वक्त है ना वो मौजूद है, वो फोरम मौजूद है, वो कानून में ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को आप जो लोअर जुडिशरी है, जैसे फैमिली जज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको ख़ास तौर पर उन्होंने फोकस किया और कहा है कि आप लोग इस पे इसकी टाइम लाइन को पाबंद रहें और इसको फ़ौरन डिसाइड करें कि किसी खातून को यहाँ पहुँचने में 6 साल ना लग जाए। अच्छा सुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कानूनी तौर पर, ठीक है, जो अगर हक महर की बात करें, हम कहते हैं जी अगर लड़की खुला लेती है तो उस सूरत में वो अपना हक महर के तकाजा नहीं कर सकती। तो हमारे कानून में वैसे ये तो पहले ही दे देनी चाहिए, इतनी आगे तक लेके क्यों जाते हैं? जी, इसकी अब 2 सूरतें हैं। अगर तो हक महर अदा कर दिया गया है तो फिर तो एक दूसरी सूरत बनती है, मगर हक महर अदा नहीं हुआ और ख़ातून जाती है कोर्ट में खुला के लिए तो उसको
वो उस हक महर को वापस करना होगा जो उसको अदा कर दिया गया है, और अदा नहीं किया गया तो शौहर बताएगा कि इसको हक महर अदा नहीं हुआ था और उसको वो छोड़ना पड़ेगा। ये एक शरई सूरत है। अच्छा, ये शरई में भी है कि आपको फिर अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा। वो तो जब खातून तलाक का तकाजा करेगी कि मुझे मेरा शोहर जो है ना वो मेरा से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है औरत को हक मार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये उसका तकाजा है। शोहर तलाक नहीं देना चाहता और अगर मर्द तलाक देगा तो ऐसी सूरत में हक मार अदा करेगा। यहाँ मैं नाजरीन के लिए, वकील साहब भी यहाँ मौजूद है, तो एक शरई वईद के तौर पर यह बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये ना पहले से तय गरीब आदमी है, वो हक मार अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि उसकी माली हैसियत के मुताबिक हक मार मुकर्रर करना चाहिए। वैसे यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, घरों में जो रिश्ते होने हैं आप हक मार मुकर्रर कर सकते हैं। एक जो गाय है उसकी खाल के अंदर जितना सोना आता है इतना हक मार भी मुकर्रर किया जा सकता है। किंतार कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इतनी लिबर्टी है लड़कियों को, ख़वातीन को जी, वो अपना हक मार ले सकती हैं। और जो महर फातमी है वो भी तकरीबन आज के हिसाब से कोई 3-4 लाख रुपए तो बनता ही है ये, और उसको पसंद किया जाता है कि आप वो अदा करें। लेकिन बार सूरत ये तो माली हैसियत के मुताबिक मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो रखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग हकमार ज्यादा लिखवाते हैं, ये फैशन बन गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है कि जनाब लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी, आप 20 लाख लिख लो, आप 50 लाख लिख लो, और फिर उनकी नीयत उसी वक्त ये होती है कि हमने ये अदा नहीं करना। अगर इस नियत के साथ कोई आदमी निकाह के अमल को सर अंजाम देता और उसके बाद वो कुर्बत हासिल करता है अपनी बीवी से, तो इसको हमारे फुकहा ने जिना से ताबीर किया है। ये इतनी सख्त वईद है कि आप यानी फ्रॉड पे अपने खानदान की बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको पेश नज़र रखना चाहिए। बाकी जो शरीयत ने जो उसूल हमें दिया है, देखिए वो उसूल हमारे सामने है कि हज़रत मौला मुर्तज़ा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ तो ला कर दो, तो वो 450 दीनार या 400 दीनार या 480 दीनार, मुख्तलिफ रिवायात हैं, वो हज़रत मौला ने अपनी ज़रा बेच कर दिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द हज़रत अली से किया। तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। इस नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपनी अज़वाज से अक़्द किया, तकरीबन उनकी जो हकमार है वो तकरीबन उस ज़माने में 500 दीनार, यानी इतना, और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इसी हवाले से था। हाँ, सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक निकाह किया, उन्होंने ज़्यादा रखा क्योंकि उनकी माली पोजीशन बहुत अच्छी थी। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन है, उनकी माली पोजीशन अच्छी थी। तो जिन लोगों की माली पोजीशन अच्छी हो वो हकमार ज़्यादा दें। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त में मुख्तसर मुझे बताएं ज़ुबैर साहब, ख़वातीन जो हक महर अपना चाहती भी है और मियाँ को छोड़ना भी नहीं चाहती, उनको वो कहती मुझे हक महर के मेरे पैसे तो दो, और वो मियाँ अगर नहीं देते तो उनके पास क्या सोल्यूशन है? मदिया, ये जो आपका इस सवाल है ना, ये बेसिकली अखलाकियात का सवाल है, इसमें कानूनी कोई पहलू नहीं निकलता। अमूमन खातून को ये डर होता है कि मैं हक महर मांगूंगी तो ये कहीं मुझे तलाक ना दे दे, या हमारा घर का माहौल ख़राब ना हो जाए, बच्चों पे इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो ये जब तक हमारी कौम की सूरत हाल अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं होगी, मर्द अखलाकी तौर पे सोचना नहीं शुरू करेंगे, तो ये मामला हल नहीं हो सकता। उसके लिए फिर उसको कोर्ट जाना पड़ता है या फैमिली एल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और वो जो अभी मुफ्ती साहब ने बात कही है, कानून में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसी यूनियन जो मियाँ बीवी का मिलाप होता है और जो तय हो गया हक महर वो नहीं दिया जाता, तो ये गुनाह का अमल होगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसको सोसाइटी बिल्कुल सोचती नहीं है। इवन इस पे उलमा भी बात नहीं करते, स्कॉलर्स भी बात नहीं करते, लॉयर्स भी बात नहीं करते, मीडिया भी बात नहीं करता। आज बरमला इजहार किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि मुफ्ती नवीद भाई ने भी कि वो बता रहे हैं कि अगर आप निकाह करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है जितना मर्जी हक महर लिखवा लो, मैंने कौन सा अदा करना है, तो वो फिर जिना के ज़ुमरे में आएगी। बहुत बड़ी बात है। खुदा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हक महर ज़रूर अदा कीजिएगा, ये सोचे बगैर कि रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक तमाम रिश्तों को सलामत रखे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक अच्छी खबर है कि गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की पार्लियामेंट में कुरान पाक की बेहुरमती रोकने का बिल मंजूर हो गया है, जिसके बाद डेनमार्क में अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी हो गई है।
डेनमार्क और स्वीडन में पिछले कई माह में कुरान पाक की बेहुरमती के मुताबिक वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद मुसलमान ममालिक ने ऐसी मज़मूम हरकतों पर पाबंदी का मुतालबा किया था। और अब ज़रा बात कर लेते हैं हम कुछ मईशत के हवाले से। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर की कीमत में आए दिन कमी हो रही है, कभी कमी होती है, कभी बढ़ भी जाते हैं, और रुपए की कदर बढ़ती भी चली जा रही है, कभी रुक भी जाती है, फिर कभी गिर भी जाती है। सोना भी सस्ता हो रहा है। अभी पिछले कल की रिपोर्ट आप देख लें कि सोना किस कदर सस्ता हुआ है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बेहतरी आ रही है, बड़ी ऊंची उड़ान जो है वो भरी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने। लेकिन जो महंगाई का जिन है वो समझ नहीं आ रहा कि अभी भी काबू में क्यों नहीं आ रहा। इस साल के दौरान भी मुल्क के शहरी इलाकों और देहात में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। महंगाई की शरह 29.2% के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिर्फ रवा माह दिसंबर की अगर हम बात करें तो महंगाई की शरह 3% के लगभग रहने का इम्कान है, जबकि पिछले साल दिसंबर में महंगाई की शरह 24.5% थी। वजारत ख़जाना की जानिब से चंद रोज़ पहले जारी करदा इक़्तिसादी रिपोर्ट में ये अब दावा किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में मुल्क में महंगाई की शरह में कमी वाक़या होगी। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस सुबह सभा को वक्त दिया। ये हर तरफ अच्छी खबर है, फिर भी महंगाई जो है वो समहाउ कंट्रोल नहीं हो रही। हमारी स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग गुड। हम देख रहे हैं कि डॉलर भी जो है वो रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कदर गिरती है, लेकिन इसके बावजूद हमें वो महंगाई कहीं भी कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो यह है कि मार्केट रिएक्ट कर रही है जो मैक्रो स्टेबिलिटी के जो इनिशियल साइंस इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि IMF का प्रोग्राम हो गया, फॉरेन जो एक्सटर्नल फ्लोज थे वो कुछ बढ़े, पाकिस्तान जहाँ डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था अब एक कंफर्टेबल सी सिचुएशन है जिसमें कम अज़ कम हमें ये ख़तरा नहीं है कि हम अपने एक्सटर्नल पेमेंट्स को मीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो ग्रोथ के अंसर हैं मैन्युफैक्चरिंग भी और एग्रीकल्चर भी, इसमें वापसी हुई है। रुपए की कदर जिसमें बेहतरी, एक बड़ी वजह ये थी कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस थ्रू एस्टैब्लिशमेंट जो मेजर्स लिए गए जिसमें डी डॉलराइजेशन, स्मगलिंग को रोकना, होर्डिंग को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना, ये सब मेजर्स जो हैं इन्होंने अच्छे सिग्नल। इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी खाकान साहब, इसमें से कोई चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि हम आज से 2-3 साल पहले भी ये लिटरली पिट रहे थे कि भाई ये जो डॉलर स्मगल हो रहे हैं ना, इसको जरा इसकी स्मगलिंग को रोकना चाहिए, बॉर्डर्स को सील करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी मेजरमेंट्स नहीं लिए गए। उस वक्त ले लिए जाते तो आपको नहीं लगता कि इतना लॉस ना होता, महंगाई इतनी ना बढ़ती? जैसे कि मैं मवाज नहीं कर रही थी, मतलब कहाँ 24 अगर उसकी हो इस पिछले साल की, और इस साल अगर हम 30 बात कर रहे हो जो शरह उसकी महंगाई की इस महीने, माफ कीजिएगा। तो एक इम्पोर्टेड महंगाई का बहुत बड़ा पार्ट है। एक ये है कि लोकल सप्लाईज जब शॉर्टफॉल्स होती हैं, और ये मतलब आप हमारे जब सैलाब आए वहाँ से लेके फिर IMF का प्रोग्राम डिले हुआ, उससे ये होता है कि जो हमारे पास फंड्स थे वो कम थे, हम उस तरह की सप्लाईज ना मंगवा सके। और ऑफ कोर्स हमारी एक कमज़ोर पैदावारी सलाहियत है, उससे एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है जब शॉर्टफॉल्स आती हैं। तो ये बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह ये भी है, याद रखिए कि आपने बहुत से नोट छापे हैं। नोट छापने से मतलब ये है कि जब हुकूमत बहुत बड़ा खसारा करती है, क्योंकि इस साल भी करेगी, 8,000 अरब रुपया जब खसारा आप करते हैं तो 8,000 अरब के नए नोट छापते हैं। जब ये नए नोट छापते हैं तो अगर पैदावारी सलाहियत ना बढ़ रही हो इकोनॉमी की, तो उतने ही गुड्स को वो चेस कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत बड़ी महंगाई में असर आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने अपना पॉलिसी रेट टाइटन किया हुआ है, डिमांड तो यकीनी तौर पे मुल्क में टूट गई है। आप गाड़ियों की देखिए, आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की देखिए। सो ये एक मिक्स्ड सी पिक्चर है। बट आई थिंक द वर्स्ट ऑफ व्हाट हैड टू हैपन, आई थिंक वो हमने शायद पास कर लिया है। महंगाई की भी एक बहुत बड़ी जो अंसर इलेक्ट्रिसिटी, गैस की कीमतों का बढ़ना था, वो भी आई थिंक पास थ्रूज हो गए हैं। अभी भी कुछ बाकी हैं पर उस लेवल के नहीं हैं जो हमने किए हैं। प्लस ये भी देखिए कि हमने 60 रुपए PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई, वो भी कर चुके हैं। सो ये सारे पास थ्रूज आई थिंक हो गए हैं। आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। आने वाले जो महीने हैं उसमें आपको महंगाई की शरह जो बढ़ रही थी जिस नौयत से, उसमें शायद कमी दिखाई देगी, और इसके साथ साथ पॉलिसी रेट को भी नीचे आने का जो मुझे बताएं। मेरा अगला सवाल भी यही था, जो वजारत ख़जाना की जानिब से ये जो इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में
महंगाई की शरह जो है वो कम होगी। सो ऐसे क्या फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ गए, ऐसे क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए कि जिससे लग रहा है कि हाँ भी अब लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा? क्योंकि देखिए, अगर हम वैसे मैं मार्केट के हवाले से बात करती हूँ कि स्टॉक मार्केट में आज बहुत तेज़ी है, रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं लोगों पे नहीं देखती, महंगाई पे नहीं देखती। तो ये ऐसे कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आदाद-ओ-शुमार है कि जिसके बिना पर हमें ये बताया जा रहा है कि आगे जाके महंगाई कम होगी? पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो आप सही फरमा रही हैं, वो एक नैरोली इन्वेस्टेड मार्केट है। उससे मतलब है कि आई थिंक 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है मार्केट में। ये पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कि आपकी सेविंग्स, आपकी पेंशन्स सब कुछ उसमें इन्वेस्टेड हो। बहुत ही एक महदूद सफेयर है जिसमें ये हो रहा है। और ये स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं उनका काम है कि इस मार्केट को ब्रॉडन करें। पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स हों इसमें, लोग वैसे अपनी सेविंग्स प्रॉपर्टी, डॉलर या गोल्ड की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, नए IPOs आएँ। ये भी ऑन इट्स ओन बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तान में मिसिंग है, ताकि वेल्थ क्रिएशन हो वहाँ पे। सो एक तो ये बात है। सो आप सही कह रही हैं कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता पाकिस्तान में जब मार्केट बढ़ती है, हालांकि मार्केट 50% से ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 5 से 6 माह में। अब जो दूसरे फैक्टर्स जो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी प्राइस पास थ्रूज हो गए हैं, जो थोड़ी सी एग्रीकल्चर है वो बेहतर आ रही है, तो क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, तो अशिया खुर्दोनोश की जो फराहमी है वो बेहतर हो जाएगी, सप्लाई साइड बेहतर हो जाएगी, डिमांड साइड ऑलरेडी आई थिंक संभल गई है बिकॉज हमने पॉलिसी रेट ऊपर रखा है, फील भी करे और लोगों को रिलीफ मिले। लोग बड़े परेशान हैं। बहुत शुक्रिया जी। खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे इस अच्छी खबर के आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे जानकर आपको वाकई हैरानगी होगी। आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि बुजुर्गों या मुलाजमत से रिटायर होने वालों को पेंशन दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि पुराने या बुजुर्ग दरख्त को भी पेंशन दी जा रही है ना? हैरान होने वाली बात है। इंडियन पंजाब की हमसाय रियासत हरियाणा की हुकूमत 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले दरख्त को माहाना 2750 रुपये देगी। पेंशन देने का मकसद ये है कि इस तरह के दरख्त इंसानी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहम है और उनकी हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक अच्छी रियलाइजेशन है कि ये अपने दरख्तों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद ज़रा बात कर लेते हैं हम सर्दियों की नंबर 1 सौगात के हवाले से। नहीं, मैं गाजर के हलवे की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, जो कि सर्दियों में बड़े शौक से खाए जाते हैं और जिनकी जो ख़रीदो फरोख्त भी है ना वो बड़े बूम पर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई जहाँ पर हुई है वहाँ पर ये तमाम तो ड्राई फ्रूट्स वो भी अब आवाम की दस्तरस से आउट होते चले जा रहे हैं। अगर आपको आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट आपकी अपनी पसंदीदा प्राइस पे मिल जाए तो खैर क्या ही बात है। और फिर ऐसी सूरत हाल में कहते हैं जी बल्ले भी बल्ले थे शावा भी शावा। लोग काफ़ी परेशान है कि भाई ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हो गए। मूंगफली के तो ऐसा ड्राई फ्रूट था जो कि लोग बड़े आसानी से अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन अब मूंगफली भी लग रहा है कि जी ये भी लोगों की, जो आम लोगों की दस्तरस से जो है ना वो बाहर हो जाएगा। कहाँ पे लोग किलो की किलो ख़रीदते थे और अब लोग जो है ना वो पाव पर आगे ख़रीदने पर। तो लोग ख़रीदते क्या हैं, पहले क्या ख़रीदते थे जब ड्राई फ्रूट ख़रीदने जाते थे और महंगाई की वजह से अब क्या ख़रीदते, पहले ये देख लेते हैं। चलगोज़ा 12,000 पे भी है, 14,000 भी है। जो किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो लेता था वो पाव ले रहा है, जो पाव ले रहे थे वो आधा पाव ले रहे हैं। मूंगफली इस साल देखें पिछले साल वाला ही रेट है। मूंगफली पंजाब की जो है 720 रुपये किलो चल रही है पंजाब, और 12 चनार है, उसके अलावा 960 रुपये किलो है। इंडियन फली है वो आपको पड़ेगी 960 रुपये किलो। मैं आया तो ड्राई फ्रूट लेने था, मगर ड्राई फ्रूट तो रेट सुन के आसमानों से बात कर रहे हैं, तो अब चने ही लेकर जा रहे हैं। अराउंड 400 पर केजी का डिफरेंस आ गया है। जैसे काजू मैंने लिया है लास्ट ईयर 700 पर 250 ग्राम्स था, अब के 800 रुपये पाव है। अब गरीब आदमी के लिए जो मूंगफली है ये चलगोज़े की तरह ही है। चलगोज़ा तो जो है ना अब अमीरों के लिए भी खरीदना मुश्किल हो गया है। अब चलगोज़ा है, देखो ये लास्ट ईयर जो था 6,400 था, अभी जो है 12,000-14,000 रुपये किलो हो गया। और ये कि मूंगफली लेने आए वही एक है, अभी ख़रीद सकता है इंसान,
बाकी तो सब पहुंच से दूर हो चुका है। पीनट्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और यहाँ पे कागजी बादाम उसके भी रेट माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आसमानों पर चले गए कि गरीब आवाम तो ड्राई फ्रूट ले ही नहीं सकती है। मैं खुद दुकानदार हूँ, काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ग्राहक का भी सामान ले रहे हैं, लाखों का यूँ हमारा बिल बन रहा है और ख़रीदार भी पूछ के बस जा ही रहा है। काम में वो बात नहीं है एक दफ़ा जो होती है। 3 साल 4 साल पहले 5,000 की देते थे, फिर 10,000 की हुई, 15,000 की। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी अभी एंट्री हुई है, तो अब मैं देखूंगी कि मैं कितनी चीज़ खरीद सकती हूँ। किलो लूँगी या किलो की जगह 1 पाव लूँगी। जो 1,000 रुपये किलो थी अब वो 4,000 रुपये किलो हो गई है। तो लोगों ने जो पहले 1 किलो लेते थे अब 1 पाव पे आ गए। अब महीने में गुजारा करते, पहले 2 खाते थे अब 1 खाते। वैसे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये इसमें ग़िज़ाइयत भरपूर है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें मिठास भी बहुत है जो कि लोगों का मुंह का जायका भी अच्छा कर देती है और मिजाज भी अच्छा कर देती है, वो है किशमिश। और किशमिश में भी ग़िज़ाइयत बेपनाह है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड वेलकम टू सुबह का समा। आयशा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि किशमिश जो कि मुँह भी मीठा कर देती है, मिजाज भी मीठा कर देती है, ज़बान भी मीठा कर देती है, इसके फ़वाइद क्या कुछ हैं? देखिए, आपको सबसे अच्छा जो फ़ायदा चाहिए होता है कि आप जवान नज़र आएँ। एंटी एजिंग बहुत अच्छी है जी, एंटी एजिंग बहुत अच्छी है और उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको सर्दियों के अंदर ड्राइनेस महसूस होती है आपको, ठीक है ना, आपकी स्किन भी ड्राई हो रही है और आप हर वक्त, तो अगर आप रोज़ाना मामूल बना लें, लेकिन हम मामूल नहीं बनाते ना, हम तो जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने 4 से 5 किशमिश जो है रोज़ाना डेली खा ली तो वो ड्राइनेस में आपको वाक़तन बहुत नुमायाँ कमी महसूस होगी, ठीक है। अब बालों के लिए बहुत अच्छी, स्किन के लिए बहुत अच्छी, ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छी, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके लिए इसके अंदर मौजूद है, एंटी एजिंग बहुत अच्छी है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल। अच्छा, साथ में मैंने किशमिश के बारे में पढ़ा था कि अगर आप सुबह निहार मोट के किशमिश के अगर आप 4 दाने या 5 दाने ले लें तो ये एंटी डिप्रेशन के तौर पर काम भी करती है। एंटी डिप्रेशन के तौर पर भी बहुत अच्छे से काम करती है और रात को अगर आप सोने से पहले ले लें तो स्लीप इंड्यूसर है, आपको नींद में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं और प्रेग्नेंट हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल करती हैं तो जितनी ये किशमिश की शक्ल खूबसूरत है तो बेबी भी उनके यहाँ उसी तरीके से बॉर्न होता है, तो इसके फ़वाइद बहुत हैं। और दूसरी बात है कि हमें स्वीट टूथ तो हर इंसान को होता है, मीठे की क्रेविंग है। अब मीठे की क्रेविंग है, हम इधर उधर की चीज़ें जो है ले रहे हैं और इस्तेमाल करें, तो वाई नॉट गो फॉर अ किशमिश। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही। लो इन कैलोरीज है, ठीक है, वेट भी आपका मैनेज होगा, मेंटेन होगा, आप इसको इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से हम स्किप करें वो ये कि ये जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो इसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करती है और इसको अगर आप इसबगोला हस जो हम जैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने में। लेकिन इसको गर्म चीज़ के साथ लेना है, गर्म लिक्विड के साथ ले लें, गर्म ग्रीन टी के साथ ले लें, तो बहुत अच्छे से आपको रिलीफ करेगी कॉन्स्टिपेशन के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब देखिए इतनी महंगाई होगी हुई है, अब ड्राई फ्रूट्स हम नहीं ख़रीद सकते, लेकिन कोई एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो ग़िज़ाइयत के अतबार से भी अच्छा हो और पॉकेट के अतबार से भी अच्छा, तो वो कौन सा हो सकता है? बादाम बहुत अच्छा है। देखिए, ग़िज़ाइयत के एतबार से तो सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉकेट के एतबार से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें बादाम निस्बतन बहुत बेहतर है। और दूसरी बात है कि पॉकेट जहाँ भी जाए, हमने ड्राई फ्रूट्स खाने भी तो थोड़े होते हैं। अब पॉकेट जहाँ भी जा रही है हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है 5 और 6। हम जो है पंजाबियों की तरह जो है वो इस्तेमाल पंजाबी की तरह, मैं खुद पंजाबी आगे बैठी हुई हूं, मैं भी हूं। हम थोड़ा ना खुले दिल के होते हैं, तो फिर आओ जी आओ और बिस्मिल्लाह, तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आना रखें, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये सारी खराबियां हैं तो फिर बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा लें। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस चीज़ से बढ़ता है? अगर मूंगफली बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कि सर्दियाँ आती हैं, लो जी लिहाफ में घुसे, चलो जी, और वीकेंड आ रहा है तो कभी कजन वगैरह भी आते हैं तो चलो जी मूंगफली कर भुनवा के लेकर आए और खाई जा रहे, और उसमें फिर वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी एक मुट्ठी भर आपने ड्राई फ्रूट्स खाना है तो मुट्ठी तो दूर हो जाती है, पूरे पराते खा जाते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से वजन भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं कुदरती तौर पे आपको इसीलिए प्रोवाइड किए गए कि ये आपको थोड़ी वार्मथ दें ना, आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन करें, और सर्दियों में जो आपको गर्माइश की जरूरत है वार्मथ की, वो प्रोवाइड करें, थोड़ी
कम हो जाती है। तो आपको जब ये इतने ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं तो जब ये गर्माइश आपको दे रहे होते हैं तो फिर ये एक्ने भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आपको दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं एक्ने, और उसके बाद सुबह उठे और यहाँ दाना, तो भाई क्यों इतनी मूंगफलियां? अच्छा कि इसलिए भी जो है वो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं क्योंकि देखिए गर्मियों में तो हम वैसे भी अगर वर्कआउट ना भी करें तो हमें पसीना आता है। सर्दियों में नहीं होता, तो उसको वार्मथ के लिए। और दूसरी बात है कि इसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि इसके साथ आपको पानी का इंटेक भी उतना ही रखना पड़ता है। आपने जितने ड्राई फ्रूट्स खाए, बिलफर्ज अगर आपने 1 कप या हैंडफुल जिसको कहते हैं ना, हमें वो कंज्यूम करना होता है। हम तो पराठे खा जाते हैं, तो 1 हैंडफुल के साथ आपको 2 ग्लास पानी पीना है, 1 हैंडफुल के साथ 2 ग्लास पानी, तो तब इसकी प्रॉपर डाइजेशन चलती है, वरना फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन भी होती है, फिर वो सारे मुंह पे भी आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हम स्पेसिफिकली क्योंकि किशमिश की अगर हम जो बात करें स्पेसिफिकली कि वो इसमें इतनी ग़िज़ाइयत है, वो एंटी एजिंग भी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद हैं, वो आप कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, वो एंटी डिप्रेशन भी है, उसमें इतना कुछ है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि किशमिश नहीं खा सकते? डायबिटीज़ वाले जो अफराद हैं, अगर उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हैं तो फिर वो अवॉइड करें, ठीक है। और अगर उनको ज़्यादतीज़ है लेकिन वो वर्जिश करते हैं, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, HbA1c, सीरम इंसुलिन ठीक है, तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बट कुछ जाने कुछ चंद दाने, तो वो चंद दाने ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और जिनको जो है बहुत ज़्यादा अगर हाई BP का प्रॉब्लम है तो वो इसको एहतियात करें। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कोई किशमिश कोई मना नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आयशा बाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफिज़।